हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 10th ऑफ अगस्त के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। तो आज हम न्यूज़पेपर का थोड़ा ओवरव्यू लें तो आज के न्यूज़पेपर इट्स अबाउट द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव में आज के न्यूज़पेपर में ज्यादा न्यूज है क्योंकि कल आईपीसीसी की रिपोर्ट निकल के आई। ओके, तो आईपीसीसी की हम बात करें तो इट्स इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, सो इट्स इंटर गवर्नमेंटल क्लाइमेट ऑफ पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है। ओके, इट्स बेसिकली बात करें तो इट्स इंटर गवर्नमेंटल मतलब कंट्रीज के बीच में जो होती है ना, कंट्रीज के बीच में विद इन नॉट ये कोई इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इट्स अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ इट्स अ बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन की बॉडी है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि गिव द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन about the climate change. Okay, its economic impact, its possible response options, इस चीजों के बारे में बताता है आईपीसीसी। ठीक है, तो आईपीसीसी इतना याद रखना। आईपीसीसी इट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स अ बॉडी ऑफ द यूएन, यूनाइटेड नेशन। और इसका जो काम है, इसका काम क्या है? टू प्रोवाइड द ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू प्रोवाइड द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के बारे में है। एंड अगर हम बात करें, एक चीज और बताता है कि अबाउट दी पॉसिबल रिस्पॉन्स ऑप्शंस, कि मतलब हमारा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, तो रिस्पॉन्स ऑप्शंस के बारे में बताता है ये। ओके, चलो अब इधर क्या हुआ, रिपोर्ट निकल के आई, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट निकल गई। इसकी रिपोर्ट में बताया गया कि इंडियन ओशन जो है ना, इंडियन ओशन में सबसे ज्यादा वार्मिंग हो रही है इन कंपैरिजन टू दी अदर ओशंस। और पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, आर्टिक ओशन है, लेकिन इन सारे ओशंस में से सबसे ज्यादा जो वार्म हो रहा है, रैपिडली इंक्रीज कर रही है, उसकी टेम्परेचर बहुत ज्यादा रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, तो दैट इज इंडियन ओशन। और इंडियन ओशन के चलते अगर इंडियन ओशन में ज्यादा वार्मिंग होगी तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे। अगर ग्लेशियर्स पिघलते हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं, तो बहुत सारी सिटीज पे हम बात करें कोस्टल फ्लड आने लगेगा, है ना। तो कोस्टल फ्लडिंग आ जाएगी। कोस्टल फ्लडिंग कहां पर? लो लेवल एरिया पर, ये बताया गया। और इंडिया में बात की जाए तो इंडिया में अराउंड जो कोस्टल लाइन है वो 7,517 किलोमीटर का है। मतलब गुजरात से अपन स्टार्ट करें टू दी वेस्ट बंगाल, जहां तक लैंडलॉक नहीं लग जाता, ये 7,000 है। और ये पूरा इंडियन ओशन है, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, ये सारा इंडियन ओशन में आता है। और इसी का जो टेम्परेचर है ये राइज कर रहा है। जब टेम्परेचर राइज करेगा, ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे, तो फ्लड्स आ जाएंगे इन कोस्टल लाइन पर। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी इंडिया फेस कर सकता है। ये बताया गया कि अक्रॉस दी पोर्ट सिटीज ऑफ चेन्नई, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई, सूरत, विशाखापट्टनम, जहां पर अराउंड 30 मिलियन लोग रहते हैं, है ना, तो उनके ऊपर बेसिकली कोस्टल फ्लड आ सकती है। और अभी इस मानसून की बात करें तो मानसून में बहुत एक्सट्रीम तरीके से आया, मतलब बहुत ज्यादा बारिश हुई। और फिर बाद में यही बताया गया कि अभी जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, हमें ग्लोबल वार्मिंग जो है हमें 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है। हमारा लिमिट तो 1.5 है, 1.5, लेकिन अगर हमें बचना है तो 2 डिग्री से कम रखो। तो मिनिमम इज 2 डिग्री, बट हमारा जो टारगेट है वो 1.5 है। 1.5 से ज्यादा डिक्रीज नहीं होना चाहिए। और डिक्रीज अगर हो गया तो 2 डिग्री से ज्यादा ना हो। अगर 2 डिग्री से हो गया तो भैया फ्लड तो आएगा, तो फिर पानी हो जाएगा, ऐसा सिचुएशन है। नाउ नेक्स्ट न्यूज, इट्स अबाउट दी हिमंता। तो हिमंता विश्वा शर्मा जो कि बेसिकली असम के न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने यही बोला है कि हम दोनों गवर्नमेंट मिजोरम और असम, दोनों गवर्नमेंट पाथ देख रही हैं कि हम अपने कैसे बॉर्डर के इश्यूज को रिजॉल्व करें। उनका ये कहना है। और उन्होंने यही बताया कि बेसिकली प्रॉब्लम यही है कि मिजोरम का कहना है कि हम 1875 वाला ट्रीटी मानेंगे, जो बॉर्डर डिमार्केशन हुआ था 1875 में, और असम का कहना है कि हम 1933 वाला मानेंगे। 1875 में हुआ क्या था, जब ब्रिटिशर्स ने डिवाइड किया था तो इट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिवर, हिल्स, इस बेसिस पे किया था। 1933 में सही तरीके से बॉर्डर को डिमार्केट किया गया था। तो वही बात है, हेमंत विश्व शर्मा का यही कहना है। और हमने एक एडिटोरियल पढ़ा भी था कि हेमंत विश्व शर्मा जो है वो स्टेट की राइट को देखते हैं, बट मिजोरम की गवर्नमेंट है वो पब्लिक के राइट को देखती है। तो उनका भी यही कहना है, उन्होंने यही बोला कि हमारा जो
मेन चीज है, इट्स हमारी जो मेन प्रायोरिटी है इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, है ना, स्टेट के इंटरेस्ट को हमें प्रोटेक्ट करना है। मूविंग फर्दर, सो हुआ क्या, झारखंड के जज की डेथ हुई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया था केस का और सीबीआई को बोला था कि आप इंक्वायरी करो, आप इन्वेस्टिगेट करो इस केस में। सीबीआई ने कल रिपोर्ट सबमिट करी सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को, एनवी रमन्ना को। फिर सीजीआई ने सिंपल सी बात बोली, सीजीआई बोला कि वी आर नॉट हैप्पी विद द सीबीआई रिपोर्ट, क्योंकि सीबीआई ने इंक्वायरी सही ढंग से करी ही नहीं। जो हमें कॉन्क्रीट एविडेंस चाहिए था, हमें जो कॉन्क्रीट स्टैंड चाहिए था इस केस में, वो हमें मिला ही नहीं। बस उन्होंने सीबीआई की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि हम लोग यहां गए, हम लोग वी वेंट देयर, वी वेंट हियर, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। और ये सही में एनवी रमन्ना ने बोला, इट सेज वी वेंट देयर, वी वेंट हियर, तो ये चीज लिखी हुई है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जिन पीपल ने उस जज को मारा है, धनबाद में जिसकी डेथ हुई थी, जज को मारा है, उनका मोटिव क्या था, ये चीज नहीं बताई गई। तो सुप्रीम कोर्ट इज नॉट हैप्पी विद द सीबीआई रिपोर्ट दैट हैज बीन सबमिटेड बाय द सीबीआई अबाउट द झारखंड जज डेथ वाला केस। मूविंग फर्दर, सो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट थीम रहेगी हमारे 75th इंडिपेंडेंस डे इवेंट की, है ना। अभी 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे होगा और हमारे उसकी जो थीम है, राइट इट डाउन, इट्स नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ये थीम है, ओके। एंड वन मोर थिंग इस अभी जो अच्छा इंडिपेंडेंस डे की बात करते हैं तो जो डिग्नेटरीज आते हैं या हम बात करें जो हमारे गेस्ट आते हैं, वो गेस्ट रिपब्लिक डे में आते हैं, फॉरेन गेस्ट। लेकिन इस बार का रिपब्लिक डे जो था 2021 का, उसमें कोई गेस्ट नहीं था। रीजन बीइंग क्योंकि कोविड-19 सिचुएशन थी, तो कोई गेस्ट नहीं था, ओके। विदाउट एनी गेस्ट ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया था। इंडिपेंडेंस डे पर भी कोई गेस्ट नहीं आता, इंडिपेंडेंस डे पे कोई गेस्ट नहीं आता। प्राइम मिनिस्टर बेसिकली एड्रेस करते हैं, सारी प्राइम मिनिस्टर एड्रेस करते हैं इंडिया के लोगों को कि इंडिया कैसा है और हमें इंडिया में रहने का प्राउड फील करना चाहिए, डिफरेंट अदर थिंग्स। और स्कूल के कुछ चिल्ड्रंस बेसिकली इवेंट्स करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं। लेकिन इस बार जो है, इस बार बेसिकली ओलंपिक मेडलिस्ट को इनवाइट किया गया रेड फोर्ट पर, क्योंकि इस बार ओलंपिक हुआ और इंडिया ने अभी तक के ओलंपिक हिस्ट्री में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। लास्ट ओलंपिक में सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो रियो ओलंपिक्स में थी 2012 में विद 6 मेडल्स, ओके। अभी इंडिया की हम बात करें तो इंडिया ने इस बार 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज है। और सबको बुलाया गया है, उनको इनवाइट किया गया है रेड फोर्ट में, और वो प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होंगे। मूविंग फर्दर, सो दिस समथिंग अबाउट सिटी, तो हमें सिटी के बारे में नहीं पढ़ना है, विल स्किप द सिटी न्यूज। सो यस, ऑन द सदर्न पेज, ऑन द रीजनल पेज हुआ क्या, बेसिकली गोदावरी और कृष्णा, अच्छा दोनों रिवर जो है ना, ये 2 स्टेट से निकलती है। दोनों कौन से स्टेट से निकलती है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो अभी कृष्णा में तो ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है, नागार्जुन सागर और तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बीच बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है, और गोदावरी के ऊपर भी डिस्प्यूट चलता रहता है ना। लेकिन हुआ ये अभी हुआ क्या था कि मीटिंग थी, बोर्ड्स की मीटिंग थी। होता क्या है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था कि हम रिवर वाटर डिस्प्यूट में इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर करता है तो हो सकता है वो एक स्टेट की तरफ बाइस्ड हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने डिसीजन लिया था कि हम लोग बोट्स बनाएंगे, है ना, रिवर बॉडी बोट्स बनाएंगे, और हर रिवर बॉडी का बोट्स होता है, मैनेजमेंट बोर्ड होता है। कृष्णा एंड गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड है, दोनों के अलग अलग, कृष्णा का रिवर मैनेजमेंट बोर्ड अलग है और गोदावरी का रिवर मैनेजमेंट बोर्ड अलग है। और अभी इन दोनों में डिस्प्यूट चल रहा है, तो बोर्ड का काम होता है मैनेज करना सारी सिचुएशन को, कि कितना पानी जाएगा, और डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराना, ये सारी चीजें। हुआ क्या, जब मीटिंग थी, दोनों बोर्ड्स की मीटिंग थी, तो उसमें आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव तो आए, बट तेलंगाना गवर्नमेंट या तेलंगाना गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव नहीं आ पाए, वो एब्सेंट हो गए। ये दे एब्सेंट फ्रॉम द मीट्स ऑफ द कृष्णा एंड गोदावरी बोर्ड्स। तो इसी चीज को लेकर बेसिकली बोर्ड ने बोला है, रिवर बोर्ड ने बोला है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों को, कि हमें कोऑपरेशन करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं होगा कि तेलंगाना एब्सेंट हो गया और आप चाहते हो कि इशू रिजॉल्व हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम एक ही नेशन में रहते हैं, हम लोग एक ही देश में रहते हैं, हम दोनों बस, हम लोग राज्य अलग अलग हैं, हमारी सरकारें बस अलग अलग है, लेकिन अगर देखा जाए तो हम लोग एक ही देश के लोग हैं, हम लोग एक ही जनता है, हम लोग इंडिया के सिटीजन्स हैं। तो हमें कोऑपरेशन के साथ इशू को रिजॉल्व करना चाहिए, ये बोर्ड्स का कहना है। और तेलंगाना को अगर समझ में आए तो नेक्स्ट टाइम से वो
मूविंग फर्दर, सो उड़ीसा जो है, उड़ीसा गवर्नमेंट भी एक अच्छा स्टेप लिया है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने बोला है कि हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि दैट विल बिल्ड अराउंड 89 इंडोर स्टेडियम्स, 89 इंडोर स्टेडियम्स बनाएंगे हम लोग। अब इसका मेन मोटिव ये भी है कि एक तो हम लोग स्पोर्ट्स फैसिलिटीज दे रहे हैं, और दूसरा कि अगर मान के चलो कि पैंडेमिक आया तो इन 89 इंडोर स्टेडियम्स को हम हेल्थ केयर सेंटर में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। अगर कोई पैंडेमिक आया तो उनको हेल्थ केयर सेंटर में कन्वर्ट कर देंगे। और दूसरी बात, अगर कोई फ्लड आया, कोई नेचुरल डिजास्टर आया तो इसको शेल्टर होम में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि उड़ीसा में आता रहता है ना, क्योंकि उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि जहां पर साइक्लोन्स आते रहते हैं, तो हम उसको शेल्टर होम में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके बहुत सारे फायदे हो जाएंगे। एक तो स्पोर्ट्स हो रहा है, अगर फ्लड हुआ तो शेल्टर होम में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर कोई पैंडेमिक है, हेल्थ पैंडेमिक है, तो हेल्थ सेंटर में कन्वर्ट हो जाएगा, हेल्थ केयर सेंटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मूविंग फर्दर, सो आज हम बात करें तो आज हमारे लिए दो ही एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज अबाउट द शेकी फाउंडेशन ऑफ द लेबर लॉ रिफॉर्म्स। इसको अपन डिस्कस करेंगे, है ना, इसको अपन समझेंगे कि है क्या, ये बात क्या करता है, एडिटोरियल क्या बात करता है, और रियलिटी में ऐसा क्या है, मतलब ये लेबर लॉ रिफॉर्म्स है क्या, उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। बाकी एडिटोरियल तो सिंपल है, लेकिन जब तक आपको समझ में नहीं आएगा ना व्हाट आर द लेबर लॉ रिफॉर्म्स जो अभी रिसेंटली आए हैं, और एक कोड आया था 2019 में, तब तक आपको एडिटोरियल समझ में आने वाला नहीं है, तो इसको अपन समझेंगे। देन कोड रेड वही वाले सिचुएशन है, वही वाली न्यूज है जो अपने फ्रंट पेज पे पढ़ी थी। जस्ट रीड इट ऑन योर ओन, इट्स अ वेरी सिंपल एडिटोरियल, जस्ट रीड इट ऑन योर ओन, ओके। इट्स अ कोड रेड मतलब जैसे कि ट्रैफिक में रेड लाइट जलती है तो जैसे डेंजर वाला साइन ना, तो वही डेंजर वाला साइन दिखा रहा है। कोड रेड मतलब डेंजर वाला साइन है, क्योंकि इंडियन ओशन में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वो ऑथर बता रहा है, ठीक है। चलो, सो फर्स्ट वी मूव टू दी मेन एडिटोरियल जो हमें पढ़ना है आज, द शेकी फाउंडेशन ऑफ द लेबर लॉ रिफॉर्म्स। तो चलो थोड़ा अपन लेबर लॉ के बारे में समझ लेते हैं। चलो, तो हम बात करें तो लेबर लॉ जो है ना, लेबर लॉ इट्स इन दी कॉन्करेंट लिस्ट में आता है ना। इस कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब इस पे दोनों लोग लॉ बना सकते हैं, पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकता है, ओके। और अभी हम बात करें तो अभी तक जो रिपोर्ट निकल के आई तो अराउंड 40 सेंट्रल लॉज बन चुके हैं लेबर लॉ को लेकर, और स्टेट गवर्नमेंट ने कम से कम 100 लॉ बना दिए, है ना, 100 लॉ बना दिया। रिसेंटली हुआ क्या, 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 बिल इंट्रोड्यूस किए लेबर कोड्स को लेकर, और जिसमें जो उन 4 कोड्स में वो 29 सेंट्रल लॉज को कंसोलिडेट कर लेंगे। मतलब अभी पहले 29 सेंट्रल लॉज थे, तो बहुत सारे लॉज से बहुत जगह जाना पड़ता था। हुआ क्या, अब 4 लॉज हैं, उन 4 लॉज में ही 29 सेंट्रल लॉज को ऐड कर दिया, है ना, ऐड कर दिया। उसी में ही अब 4 लॉ होंगे, पहले 29 लॉज से अब 4 लॉज होने वाले लेबर रिफॉर्म्स को लेकर। और जिसमें से एक का नाम है कोड ऑफ वेजेस, एक का नाम है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, तीसरे का नाम है सोशल सिक्योरिटी कोड, फोर्थ का नाम है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, जैसे ये लिखा हुआ है, देखो, है ना। द कोड ऑफ द वेजेस एक्ट 2019 में पास हुआ, और 3 कोड जो है 2020 में पास हो गए, जिनका नाम इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, ओशन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, एंड कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, ये बताया गया, ओके। देन हम बात करें तो कोड ऑफ वेजेस एक्ट तो पार्लियामेंट में 2019 से पास हो गया था, और 2020 में जो है ये 3 जो रिमेनिंग बचे, वो 3 रिमेनिंग ये पास हुए, ओके। Okay, so just wait for a 1 minute, बच्चा। ओके, सो जो 2019 में जो कोड पास हुआ था, द कोड ऑफ वेजेस 2019 जो है, ये 2019 में पास हुआ, और ये कोड जो है ना, ये बेसिकली 4 एक्ट को रिप्लेस करेगा, 4 एक्ट को रिप्लेस करेगा। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एंड इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, है ना। अच्छा, ये कोड जो है, ये 2019 वाला जो कोड है, ये बेसिकली रेगुलेट करेगा अबाउट द वेज एंड द बोनस पेमेंट, है ना। बोनस पेमेंट और जो वेज मिलती है ना, इन ऑल द इंडस्ट्री, इन एनी इंडस्ट्री, उन सब में ये बिल जो है ये रेगुलेट करने वाला है, ओके। मूविंग फर्दर,
अच्छा, अब ऑथर ने यहां पर जो बताया गया कि लेबर लॉ रिफॉर्म्स प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल बहुत ज्यादा डिफरेंट है ना। अब इसमें कुछ गलत भी बताया गया, मतलब कुछ वेजेस कोड के कंसर्न भी है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं। जैसे वेज कोड में प्रॉब्लम है, वेज कोड में प्रॉब्लम है कि कोई क्लैरिटी नहीं है कि भाई कितनी मिनिमम वेज फिक्स कर रखी है आपने, कोई फॉर्मूला तो बनाओ कितनी मिनिमम वेज फिक्स होगी, ऐसे कोई मिनिमम वेज फिक्स नहीं है। देन बताया गया कि जब मिनिमम वेज की जो फिक्सिंग होनी चाहिए ना, वो ज्योग्राफिकल बेसिस पे होनी चाहिए, वो स्किल की बेसिस पे होनी चाहिए, वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी लेवल ऑफ वर्क पे होनी चाहिए, तब जाके बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सही तरीके से आएगा। लेकिन वो चीज हो नहीं रही है ना, ये बेसिकली बताया गया। देन आगे जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 के बारे में बताया गया। अब इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड जो है ना, इट्स बेसिकली अबाउट दी कि एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन क्या होगी, वर्कमैन कैसे काम करेगा, क्या उसके काम होंगे, ये सारी चीजें बेसिकली इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 बताता है कि एम्प्लॉयर्स को क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर्स को कितने वर्कर्स रख सकते हैं, है ना। और ये कोड उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा, और उन इंडस्ट्रीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा जहां पर 100 या 100 से ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है। उनकी वर्किंग कंडीशंस के बारे में बताएगा। और इसमें भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं। इसमें कंसर्न्स ये है, इसमें बताया गया कि ये जो कोड है ना, ये कोड कब तक लगेगा, सिर्फ उन इंडस्ट्रीज के ऊपर या जहां पर 100 से ज्यादा वर्कर है और 300 से कम वर्कर्स हैं, मतलब 300 के ऊपर वर्कर है उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होने वाला। और दूसरा कंसर्न ये है कि मतलब जहां पर 100 से कम वर्कर्स हैं तो उन वर्कर्स की कंडीशन भी देखनी चाहिए, तो वर्कर्स की कंडीशन जो है, स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट जो है, उन एम्प्लॉयर्स को जो मालिक होंगे जहां पर 100 से कम वर्कर्स होंगे उनको फुल फ्लेक्सिबिलिटी मिल रखी है कि वो कैसे भी हायर कर सकते हैं, कैसे भी फायर कर सकते हैं वर्कर्स को, है ना। ये चीज बताएगी। फिर एक और कोड जो है, द कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020। अब कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 है ना, ये बेसिकली बताता है जब इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स जो होते हैं उनके राइट्स के बारे में, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बारे में, फिल्म इंडस्ट्री वर्कर्स के बारे में, प्लेटफॉर्म वर्कर्स के बारे में, ये उनके ऊपर अप्लाई होगा। ये उनके राइट्स बताएगा, ये उनकी सोशल सिक्योरिटी को लेकर है। लाइक उनको इंश्योरेंस दिया जाएगा, उनको ग्रेचुटी पीरियड दिया जाएगा, जैसे जर्नलिस्ट होते हैं ना, रिपोर्टर्स जो होते हैं, उनको ग्रेचुटी पीरियड मिलेगा। पहले क्या था, 5 इयर्स ग्रेचुटी पीरियड था, अब उसको रिड्यूस करके 3 इयर्स कर दिया, तो उनके बेनिफिट के लिए, है ना। देन इसके भी कंसर्न्स है। इसके कंसर्न्स यही है कि बताया गया कि कोड उन फैक्ट्रीज में एप्लीकेबल होगा जहां पर 20 से ज्यादा वर्कर्स हो, ओके, 20 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हो, या फिर 40 वर्कर्स हो जो आधे काम करते हो आधे नहीं। तो आप इतना समझिए, उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा ये कोड, सोशल सिक्योरिटी वाला कोड उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा जहां पर 20 लोग काम करते हो, मतलब 20 काम ही कर रहे हैं, उनका वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, लेकिन उनसे कम वालों में काम नहीं करेंगे, तो ये बड़ी प्रॉब्लम। ओके, सो ये बेसिकली ऑथर ने इन लेबर लॉज के लूप होल्स बताए कि लेबर लॉज के ये लूप होल्स हैं, ये कोड के ये लूप होल्स हैं। और मेन जो प्रॉब्लम बताया उन्होंने यही बताया कि पहले उन्होंने बताया कि एक तो गवर्नमेंट की लाइन अलग है और रियलिटी अलग है, गवर्नमेंट दिखा और कुछ रही है बट रियलिटी अलग है। ओके, फिर उसमें बताया गया कि कोड में ऐसी कोई चीज नहीं है जो सेफ्टी स्टैंडर्ड के बारे में बताती हो। उन्होंने अभी एक इंसिडेंट बताया कि मई से लेकर जून में अराउंड 32 मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हुए इंडिया में, जिसमें से 75 वर्कर्स की डेथ हुई। और ये बेसिकली उन्होंने बताया नहीं, ये उन्होंने खुद से नहीं बताया, ये बताया कि ये तो बिल्कुल बेसिकली रिपोर्ट्स निकल के आई हैं इंडिपेंडेंट एनजीओस की। तो ये चीज बताई जा रही है कि ऑन पेपर द कोड इज गुड, लेकिन ऑन रियलिटी द कोड सही तरीके से एप्लीकेबल नहीं हो रहा, है ना, कोड सही तरीके से एप्लीकेबल नहीं हो रहा, ये ऑथर का कहना है। मूविंग फर्दर, सो इट्स एन इजी वन, सो रीड इट। मूविंग फर्दर, अच्छा, ये जो है ना मिस इन्फॉर्मेशन थ्रू अ फेमिनिस्ट लेंस, तो हुआ क्या, ये एडिटोरियल जो लिखा है ना ऑथर ने, ये बेसिकली हुआ था, अभी एक ऐप आया था और ये ऐप बेसिकली मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा था, है ना, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा था। तो वही ऑथर ने लिखा है कि ऐसे ऐप नहीं आने चाहिए, है ना, ऐसे अगर ऐप आते हैं तो बेसिकली विमेन के अगेंस्ट भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है और रिलीजन मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा सकती है और ऑन दी डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे एप्स को रोकना चाहिए, ये ऑथर का बेसिकली कहना है, लेकिन हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। मूविंग फर्दर, सो ऑन दी नेशनल न्यूज की हम बात करें तो नेशनल न्यूज में वही रिपोर्ट आईपीसीसी की रिपोर्ट आई और वही बताया गया कि ग्लेशियर जो है वो श्रिंक कर रहे हैं, वो मेल्ट कर रहे हैं
और ग्लेशियर्स इन दी हिंदू कुश हिमालयास। हिंदू कुश हिमालयास मतलब बेसिकली हम बात करें तो ये अफगानिस्तान और जम्मू एंड कश्मीर वाला जो रीजन हो जाता है ना, उसको हिंदू कुश बोलते हैं। ओके, मूविंग फर्दर, सो यूके की हाई कोर्ट ने नीरव मोदी को थोड़ी रिलीफ दी है। और नीरव मोदी बेसिकली बात करें तो फ्यूगिटिव ऑफेंडर है ना, इंडिया में फ्यूगिटिव ऑफेंडर है। पीएनबी में उन्होंने बहुत बड़ा स्कैम किया था, अराउंड 1000 करोड़ के ऊपर का स्कैम किया था उन्होंने। और नीरव मोदी को जो रिलीफ मिली है वो ये रिलीफ मिली है कि पहले उनके पास राइट टू अपील नहीं था, बट नाउ नीरव मोदी कैन अपील इन द इंडियन कोर्ट और ये बोल सकते हैं कि अगर मुझे एक्स्ट्राडिशन किया जा रहा है इंडिया में तो मेरे को मेंटल हेल्थ और मेरे ह्यूमन राइट जो है बहुत ज्यादा ब्रीच हो जाएंगे और देयर इज अ रिस्क ऑफ सुसाइड। ये चीज बेसिकली नीरव मोदी को राइट मिल गई है। मूविंग फर्दर, सो हुआ क्या, अभी बहुत सारे ट्राइबल आउटफिट्स जो है राजस्थान में वो डिमांड कर रहे हैं कि और पंचायत बनानी चाहिए शेड्यूल एरियाज में, और ज्यादा पंचायत बनानी चाहिए, है ना, और ज्यादा पंचायत बनाओ क्योंकि शेड्यूल एरियाज जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। और उनका ये भी कहना है, एक बार मतलब उनका ये भी कहना है कि ट्राइबल्स ग्रुप का तो एक डिमांड ये भी चल रही है कि कुछ पार्ट ऑफ गुजरात, कुछ पार्ट ऑफ राजस्थान और कुछ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश जहां पर ट्राइबल्स यहाँ रहते हैं उनको एक सेपरेट स्टेट बना दो, भील स्टेट, भील स्टेट नाम से बना दो जहां पर सिर्फ ट्राइबल्स लोग रहेंगे। तो आप उनके ऊपर बेसिकली देख पाओगे उनके राइट्स क्या है, उनको क्या करना चाहिए, वो अपने अपलिफ्टमेंट के लिए लड़ भी सकते हैं, है ना। तो ये चीज है, उन्होंने यही बोला है कि भैया हमारी पॉपुलेशन भी क्रॉस हो चुकी है और अब पंचायत को और ज्यादा एक्सटेंड करो और ज्यादा बढ़ा दो। और ये उन्होंने बताया भी, ऐसा नहीं है क्योंकि प्रोविजन नहीं है, इंडिया में प्रोविजन है, इंडिया में एक्ट है, दैट इज पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1966। बोला इन एरियाज के ऊपर ये एक्ट लगेगा और जो है उनको एक्सटेंड कर देना चाहिए। मूविंग फर्दर, सो पार्लियामेंट ने बात करें तो बेसिकली 3 बिल पास कर दिए 20 मिनट्स के अंदर। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि बेसिकली पार्लियामेंट ने बिल पास किया, एक अबाउट द ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स के बारे में, एक टैक्सेशन के बारे में। टैक्सेशन वाला तो पता ही है क्या है, और दूसरा जो ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स वाला है अपन ने पढ़ा भी था, क्लासरूम में पढ़ा था अपन ने ये, क्योंकि ये जब ट्राइब्यूनल रिफॉर्म ये ऑर्डिनेंस के फॉर्म में आया था, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस के फॉर्म में लेके आया था ये। अब ऑर्डिनेंस को अगर आपको परमानेंट लॉ बनाना है तो जैसे ही हाउस सेशन में आता है तो विद इन 6 वीक्स आपको उसको पास करना पड़ेगा फ्रॉम बोथ दी हाउसेस। तो वही हुआ, ट्राइब्यूनल रिफॉर्म वाला जो बिल है ना वो पास हो चुका है, ऑर्डिनेंस है वो पास हो चुका है। हुआ क्या, क्योंकि हम बात करें तो ये ट्राइब्यूनल रिफॉर्म जो आया इसमें यूनियन गवर्नमेंट को ज्यादा पावर मिल गई अबाउट दी ट्राइब्यूनल्स को लेकर, उनके रिफॉर्म्स को लेकर, उनकी बहुत सारी चीजों को लेकर। ओके, चलो मूविंग फर्दर, सो एक पॉलिटिकल पार्टी है सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, उसने प्लान किया है कि हमारे सेंट्रल कमिटीज में जितने मेंबर्स होंगे उनकी एक एज लिमिट फिक्स की जाएगी, और उन्होंने फिक्स कर दी कि जितने भी सेंट्रल कमिटी में 75 के जो ऊपर है वो रिटायर हो जाएंगे, मतलब 75 एज लिमिट है कि 75 तक आप सेंट्रल कमिटी में रहोगे, 75 के बाद आपका रिटायरमेंट पीरियड हो जाएगा, है ना। अब उनका ये भी कहना है कि और लोगों को मौका मिलेगा, यंग लोगों को मौका मिलेगा कि पार्टी में आए और पार्टी में वो काम करें। मूविंग फर्दर, सो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिप्लाई मांगा है अबाउट द वैक्सीन डेटा के बारे में। आप हमें ये बताओ कि आपने कितने लोगों को वैक्सीन लगवा दी है, कितने लोगों को सिंगल डोज लगा है, कितने लोगों को डबल डोज लगा है, कितने लोगों को कोविशील्ड लगी है, कितने लोगों को वैक्सीन लगी है, तो पूरी रिपोर्ट आप हमको सबमिट करो। ये सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिप्लाई मांगा है ऑन दी वैक्सीन डेटा के बारे में। मूविंग फर्दर, सो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमने कोलिजियम की जो रिपोर्ट है, कोलिजियम की जो लिस्ट है, हमने बैठे थे हम लोग, सीजीआई बैठे थे, 4 सीनियर मोस्ट जजेस बैठे हुए थे और हमने वो लिस्ट जो है प्रेसिडेंट को दे दी थी, बट अभी भी गवर्नमेंट जो है वो रिकमेंडेशन को डिले करती जा रही है क्योंकि कोई टाइम फिक्स नहीं है कि कितने टाइम के अंदर वो लोग बेसिकली रिपोर्ट वापस करेंगे, रिकमेंडेशन देंगे, है ना। तो अब बिकॉज कोई टाइम फिक्स नहीं है, इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि तभी तो इतनी सारी हाई कोर्ट में वैकेंसीज होती जाती हैं। क्योंकि हम दिल्ली हाईकोर्ट का एग्जाम्पल दिया, दिल्ली हाईकोर्ट में अभी 16 जजेस की टोटल स्ट्रेंथ है, लेकिन है कितने, सिर्फ 29 जजेस हैं। तो ये बेसिकली ऑथर का कहना है। ओके, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमारी तरफ से गलती नहीं हो रही है, गलती जो हो रही है वो गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट डिले करती जा रही है रिकमेंडेशन, हम नहीं कर रहे हैं। मूविंग फर्दर, सो प्राइम मिनिस्टर ने कल अनाउंस किया
कि हम एडिबल ऑयल के प्रोडक्शन के लिए कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, हमें कहीं से इंपोर्ट ना कराना पड़े एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल का मतलब जो हम ईट करते हैं, जैसे सरसों का ऑयल हो गया, फॉर वो हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया, तो रिफाइंड ऑयल को बोलते हैं एडिबल ऑयल। तो इनका जो प्रोडक्शन है ना, इनका प्रोडक्शन इंडिया में इंक्रीज कर देना चाहिए और हम लोग डिपेंडेंट ना हो किसी फॉरेन कंट्री के ऊपर, किसी और कंट्री के ऊपर फॉर द एडिबल ऑयल के लिए। तो इसके लिए फॉर द सेल्फ सफिशिएंसी के लिए सेंटर ने बोला है कि वी विल स्पेंड अराउंड 11,000 करोड़। हम लोग 11,000 करोड़ स्पेंड करने को तैयार है कि हम एडिबल ऑयल प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। मूविंग फर्दर, सो वर्ल्ड न्यूज की हम बात करें तो वर्ल्ड न्यूज में सिर्फ आज एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो बात वही है अबाउट द ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया सिग्नल डेमोक्रेसीज ट्रेड स्विंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया। ऑस्ट्रेलिया ने बता दिया है कि हम अब चाइना से कम ट्रेड करेंगे, हम अब इंडिया से ज्यादा ट्रेड करेंगे। रीजन बीइंग हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज को ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, ना कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज को, है ना। और चाइना इज अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, इज अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट कंट्री है वो। सो ऑस्ट्रेलिया ने सिग्नल दे दिया है कि हम लोग इंडिया के साथ ज्यादा ट्रेड करने वाले हैं इन कंपैरिजन टू दी चाइना। मूविंग फर्दर, सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सिंपल सी बात बोली है, वोंट इंटरवीन इन सीसीआई प्रोब अगेंस्ट अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट। तो बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम सीसीआई जो है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को इशू को लेकर, क्योंकि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट वाला इशू चल रहा है ना, तो उसमें हम इंटरवीन नहीं करने वाले। उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगी और उसमें वॉलंटरी इंक्वायरी की जाएगी, उनकी फर्म्स की इंक्वायरी की जाएगी। ओके, सो ये था आज का एनालिसिस। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।